आइए अब मैं आपको आगे समझाता हूं चुंबकीय क्वांटम संख्या। नंबर 3 पर है चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के कक्षक यानी ऑर्बिटल को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से प्रकट करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान दिगंशी क्वांटम संख्या l के मान पर निर्भर करता है और किसी भी दिगंशी क्वांटम संख्या l के लिए m के जो मान है वो -l से शून्य सहित +l तक होते हैं। कहां से? -l से शून्य सहित +l तक होते हैं। और किसी l के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m के कुल मानों की संख्या 2l+1 होती है। अर्थात यदि हम ये कहें कि l के लिए m के मान ये होते हैं -l से शून्य सहित +l तक, और l के लिए m के कुल मान ये होते हैं 2l+1 के बराबर। इस हिसाब से यदि l बराबर 0 तो m बराबर 0। देखिए, किसी भी l के लिए m के मान कितने होते हैं? -l से शून्य सहित +l तक। तो 0 तो माइनस या प्लस की नहीं होती, तो l 0 है तो m बराबर 0 होगा। यदि l बराबर 1 है तो m बराबर होगा 0 और कितना? -l से यानी -1 से शून्य सहित +l तक यानी +1 तक। यदि l बराबर 2 है तो m बराबर -2, -1, 0, +1 और +2। इसी तरह यदि l बराबर 3 है तो m बराबर कितनी होगी? -3 से शून्य सहित +3 तक। अर्थात -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। इस तरीके से देखिए, किसी भी l के लिए m के कुल मानों की संख्या कितनी होगी? 2l+1। यहां पर आप 3 के लिए देखें, जब 3 पर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 × 3 कितना हुआ? 6 + 1 7। यानी l बराबर 3 है तो उसके कुल मानों की संख्या 7 होनी चाहिए। आप गिन कर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस हिसाब से इसके मानों की कुल संख्या 7 हुई। l बराबर 2 के लिए 5 होगी, l बराबर 1 के लिए 3 है, देखिए 1 2 3, और l बराबर 0 है तो उसके लिए 1 है। अब ध्यान करना, l किसको प्रकट करती है? उपकोष को। यदि l बराबर 0 है तो उसका मतलब है कि s उपकोष है, l बराबर 1 है तो p उपकोष है, l बराबर 2 है तो d उपकोष है, और l बराबर 3 है तो f उपकोष है। इसका मतलब s उपकोष में एक ऑर्बिटल, चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करती है? ऑर्बिटल यानी कक्षक को। तो s उपकोष में एक ऑर्बिटल होता है, p उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और f उपकोष में 7 ऑर्बिटल होते हैं। समझ में आ गया? एक बार फिर इसको तो नोट करें और एक बार फिर इसकी डेफिनेशन सुन लें। चुंबकीय क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल अर्थात कक्षक को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से प्रकट करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान दिगंशी क्वांटम संख्या l के मान पर निर्भर करता है, और किसी भी
एल के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या एम के मान -L से शून्य सहित +L तक होते हैं। कहीं कहीं किसी राइटर ने उल्टा भी लिख दिया है, उसका भी तात्पर्य एक ही है। उन्होंने क्या कहा है कि +L से शून्य सहित -L तक होते हैं, बात एक ही है। तो किसी भी L के लिए m के जो मान हैं वो -L से शून्य सहित +L तक होते हैं, और किसी L के लिए m के कुल मानों की संख्या किसके द्वारा होती है? 2L+1 फॉर्मूले के अनुसार। इस हिसाब से यदि L बराबर 0 तो m बराबर 0, L बराबर 1 अर्थात p उपकोष है तो उसमें ये m यानी ऑर्बिटल कितने होंगे? ये 3। इस तरीके से L बराबर 2 अर्थात d उपकोष है तो उसमें ऑर्बिटल कितने होंगे? 5। उसकी वैल्यू इतनी इतनी होगी। यदि L बराबर 3 है तो m बराबर कितना होगा? -3 से 0 सहित +3 तक, अर्थात कुल 7 मान होंगे। अर्थात f उपकोष में 7 ऑर्बिटल होते हैं। नोट कर लिया? तो ये हो गया आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब आइए, अब मैं आपको बताता हूं लास्ट चक्रण क्वांटम संख्या। नंबर 4 चक्रण क्वांटम संख्या अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए, जैसा कि इसका नाम है चक्रण, चक्रण से तात्पर्य है घूमने, इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा से। चक्रण क्वांटम संख्या परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा अर्थात चक्रण को प्रदर्शित करती है। चक्रण क्वांटम संख्या को स्मॉल s से प्रकट करते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या s का मान इससे पहली अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है, और किसी भी चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए चक्रण क्वांटम संख्या s के मान सदैव 2 होते हैं, एक बार +1/2 और एक बार -1/2। अर्थात यदि m बराबर 0 है तो s के मान 2 होंगे, एक बार +1/2 और एक बार -1/2। अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या करके कि ±1/2। ये 2 मान होंगे सदैव किसी भी चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए। मान लीजिए यदि m बराबर -1 है तो s बराबर ये भी 2 होंगे, ये +1/2 और -1/2। यदि m बराबर +1 है तो उसके लिए भी इसी तरीके से। यदि m बराबर -2 है तो s बराबर होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं एक साथ ही ±1/2। तो हमेशा किसी भी चुंबकीय क्वांटम संख्या m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या s के 2 मान होंगे, एक बार +1/2 और एक बार -1/2। ठीक है? या एक ही बार में उनको प्रदर्शित कर देते हैं ऐसे, +-1/2। ध्यान रखना +1/2 का तात्पर्य है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन ये दक्षिणावर्त अर्थात इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने को इंगित करता है, तो -1/2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने, अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं वामवर्त, घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में घूमने को इंगित करता है। एक बार इसको कंप्लीट फिर सुन लें आप। चक्रण क्वांटम संख्या क्या चीज है? ये चौथी क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा अर्थात चक्रण को प्रदर्शित करती है। चक्रण क्वांटम संख्या को स्मॉल s से प्रकट करते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या s का मान किस पर निर्भर करता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है, और किसी भी चुंबकीय क्वांटम संख्या m के लिए
चक्रण क्वांटम संख्या के सदैव दो मान होते हैं, एक +1/2 और एक -1/2। यदि m बराबर 0 है तो s के मान उस 0 के लिए एक बार +1/2 होगा, एक बार -1/2। यदि m बराबर -1 है तब भी एक बार +1/2, एक बार -1/2। यदि m बराबर -2 है तब उसके लिए भी एक बार +1/2 और एक बार -1/2। अर्थात हम ऐसे एक साथ भी लिख सकते हैं या ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। +1/2 का तात्पर्य यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माने तो -1/2 का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। समझ में आ गया होगा आपको? तो लिखिए, क्वेश्चन है पहला, यदि चुंबकीय क्वांटम संख्या n बराबर 1 तो अन्य सभी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। दूसरा है यदि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 तो अन्य सभी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, तीसरा लिखेंगे, n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए, स्मॉल n होगा, ध्यान करें, n बराबर 3 के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान बताइए या ज्ञात कीजिए। और चौथा और लास्ट क्वेश्चन है, n बराबर 4 के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इनको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है n बराबर 1 के लिए सभी क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करना है। ध्यान करें, स्मॉल n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान दे रखा है कितना? 1। तो देखिए, आपको मालूम है, एक बार मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व कराने से पहले इनको फिर समझा दूं आपको। देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से प्रकट करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से प्रकट करते हैं और चक्रण क्वांटम संख्या को स्मॉल s से प्रकट करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कोष यानी सेल को प्रकट करती है। दिगंशी क्वांटम संख्या l परमाणु में इलेक्ट्रॉन के उपकोष यानी सब सेल को प्रकट करती है। जैसा हमने आप लोगों को समझाया है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कक्षक यानी ऑर्बिटल को प्रदर्शित करती है और चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा अर्थात चक्रण को प्रकट करती है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में घूम रहा है। समझ आया? मुख्य क्वांटम संख्या n का मान शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक हो सकता है, अर्थात n बराबर 0 नहीं हो सकता। कितना हो सकता है? 0 के अलावा कोई भी पूर्णांक हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि से लेकर कहां तक हो सकता है? इनफाइनाइट तक। और यह किसी परमाणु के आकार का निर्धारण करता है। जो दिगंशी क्वांटम संख्या है, जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के उपकोष को प्रकट करती है, इसका मान किस पे निर्भर करता है? मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर। और किसी भी n के लिए l के जो मान है वो 0 से कहां तक होते हैं? n-1 तक। और
कुल मानों की संख्या जो होती है वो n के बराबर ही होती है। समझाया आपको अच्छी तरह। तीसरे पे आइए, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कक्षक यानी ऑर्बिटल को प्रदर्शित करती है और इसका मान दिगंशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। दिगंशी क्वांटम संख्या L के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m के जो मान हैं वो -L से शून्य सहित +L तक होते हैं और कुल मानों की संख्या 2L + 1 के बराबर होती है। समझ आ गया? इतना पर्याप्त है इनको करने के लिए। और चक्रण क्वांटम संख्या क्या बताती है? ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को प्रदर्शित करती है कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूम रहा है, किस डायरेक्शन में घूम रहा है, और इसका मान किसके ऊपर निर्भर करता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान पर। किसी भी चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए चक्रण क्वांटम संख्या के सदैव दो मान होते हैं, एक बार +1/2 और एक बार -1/2, या एक साथ ही हम लिख सकते हैं ±1/2। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आइए, आप जानते हैं n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। जब n बराबर 1 है तो इसके लिए L, m और s अर्थात दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या के मान निकालने हैं। यदि n बराबर 1 है तो L बराबर कितना होगा? अब ये भी समझाए हैं सब मैंने आप लोगों को। कहां से? 0 से n-1 तक। n है 1, इसमें से 1 घटाएंगे तो 0 ही रह जाएगा। तो इसके n बराबर 1 के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, अब L 0 है तो m की वैल्यू कितनी होगी? -L से शून्य सहित +L तक, अर्थात 0 तो प्लस या माइनस की नहीं होती, 0 ही होती है। तो L 0 है तो m की वैल्यू कितनी होगी? 0। और m के लिए s की वैल्यू हमेशा 2 होती हैं, एक बार +1/2 है तो एक बार -1/2, एक बार +1/2 है तो एक बार -1/2। समझ आ गया? तो n बराबर 1 के लिए L की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू +1/2 और -1/2, ये इनकी वैल्यू होगी। समझ आ गया? तो इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा आपके। तो n बराबर हो गया 1, तो L बराबर 0 और m बराबर 0 और s बराबर ±1/2, ये इनके मान हो गए। चलिए करिए।